जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में होता है। गोया ईमानदार तो दोनों ही। ये निठल्ला भी कुछ भिन्न किस्म का है। पूरी डायरी पढ़िए ना तो पता चलता है कि ये बेचारा निठल्ले के नाम से सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि ये लगातार कोई काम नहीं करता। अगर ये चौराहे पर खड़े हो लगा किसी को मुंह चढ़ाने का काम भी करता ना तो भी लोग इसे निठल्ला ना कहते देखो देखो बेचारा जी लगा के कोई काम तो कहता है। और वैसे सही बात भी है भी जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जा सकता है तो किसी को मुंह चढ़ाना क्यों नहीं। दूसरा कारण ये है कि ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें इसका अपना कोई फायदा हो। अगर ये गैर कानूनी शराब उतार के बेचता ना और हवेली खड़ी कर लेता तब तो फिर बड़े बड़े कर्मयोगी इसे गुरु मानते। लेकिन ये तो यहाँ वहाँ घूमता रहता जहाँ कोई घुस जाता। नियम इसकी जिंदगी में नहीं क्योंकि नियम ही तो वो है जिनके कारण एक स्त्री उल्टा और दूसरी पतिव्रता कही जाती है। उल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है तो भी। इस डायरी के शुरुआती पन्नों में कुछ ऐसी फुटकर बातें लिखी पाई गई जिनको पढ़ने तो पता चलता है कि इसे नियमित कर्म के प्रति व्यक्ति कैसे हो। जैसे एक जगह ये लिखता है कि श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की। क्या सचमुच श्री कृष्ण ने अर्जुन से रणभूमि में वो सब कहा जो मैंने आपने लिखा। और इसका नतीजा क्या हुआ। अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा। यानी ज्ञानी वो जो लड़ने को तैयार है। लेकिन दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा का ज्ञानी हुआ। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं करते। गीता ने कृष्ण ने कही ना व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है। अपने लोग हाँ प्रमाण मुझे मिल गया। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार में केवल तुम्हारे कर्म है उसके फल पर तो तुम्हारा कोई हक नहीं। यानी दुनिया के मजदूरों तुम सिर्फ काम किए जाओ उसके बदले में अपनी मजदूरी मत मांगो। ये श्लोक मजदूरों की हड़ताल तोड़वाने के काम तो आ सकता है लेकिन भगवान ऐसा हरगिज नहीं कहेंगे। ये मजदूरों तुम केवल काम किए जाओ उसके बदले में अपनी मजदूरी मत मांगो। तो सिद्ध हुआ गीता ना कृष्ण ने कही ना व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा या फिर वो किसी से पैसे देकर लिखवाई गई। तो इस शोध के बाद निकलने के नियमित कर्म के प्रति विरक्त हो। अरे माफ कीजिएगा मैंने आपको उस लेखक का नाम तो बताया ही नहीं जिसकी डायरी के पन्नों में हम ताना कर रहे हैं। इस डायरी के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। जामुन के पेड़ के नीचे 3 मनीषी मुंह खोलकर बैठे हुए थे और कह रहे थे आज जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहां एक घुड़सवार आ गया। वो घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता है। जैसे कि आजकल सरकारी जीप पर बैठकर घूमने को बड़ा काम माना जाता है। उसने हंटर मारकर तीनों को भगा दिया। इसके कई सालों बाद पश्चिम में भी एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और वो भी कह रहा था कि आज सेब मेरे मुंह में गिर। पर सेब तो जामुन से बड़ा होता है। जहाँ तक खाने का संबंध है पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहाँ कोई घुड़सवार नहीं आया। अरे नहीं क्योंकि उस समय यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी हुई सुंदरियों की रक्षा सोच कर रहे। जामुन गिरा और लड़के ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का सिद्धांत पूजने वाला। अरे अगर उस दिन वो 3 मनीषी न छेड़े जाते और उनमें से किसी एक के मुंह में यूं जामुन गिर जाते तो इस महान खोज का श्रेय हमारे देश भारत को मिल जाता।
भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करते बैठे मनुष्यों को अलाल कहा जाता है। और आज सारा देश पछताता है कि अगर उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठे मनीषी न छेड़े जाते तो इस महान खोज का श्रेय हमारे महान देश भारत को मिला। ऐसी भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, लेकिन ये पूछना भूल गया कि गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बता जाओ। गोली? हाँ, गोली जिसे खाकर आपके मरहूम भाई कुंभकर्ण 6-6 महीने तक सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ लालों को सभी तरह के सुविधे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वे निरादर के पात्र हैं। इस डायरी में निठल्ले के अनुभव और चिंतन के कुछ और अंश भी हैं। जैसे एक जगह वो लिखता है, अब मैं बहुत ऊब चुका हूँ। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा है। आसमान से रोटियां बरसा दी हैं, चांद से मैंने दाल उड़े, सारे बमों को बोरों में भरकर समुद्र में भिजवा दिया, सारे कल कारखाने में मजदूरों को दे चुका हूँ, जगह जगह फल वृक्ष के बागीचे लगवा दिए जिनके नीचे बैठ के लोग अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को उनके प्रेमी उपलब्ध करा दिए, अब कोई भी नहीं बची। अब सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और चर्चा के गीत लिख रहे हैं। तो अब मेरे पास करने को कोई काम नहीं बचा। अब मैं कोई काम नहीं करता, बस घूम कर दूसरों के कामों में दखल दूंगा। और कल से मेरा ये दखल अभियान शुरू होगा। कल से मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस दूसरों के कामों में दखल दूंगा। 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 काका नमस्कार। नमस्ते। और नारी काका क्या कर रहे हैं? बैठिए। सुबह पुस्तक दो बैठे, दोपहर पुस्तक दो भी बैठे, और शाम को बैठे। और नारी काका मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बैठे। अच्छा बैठे हैं। वो क्या करें यार? मैं क्या बताऊं क्या करें? आगे तय करिए कि क्या करें? हमने तो सब तय कर लिया था। साला कोई काम करो तो आधे काम अच्छी होती, आधे काम खराब होते। कुछ नहीं करने से कम कोई खराब काम तो नहीं। खराब काम करने से अच्छा बैठे बैठे बढ़िया सोचते रहो, काम तो सोचते रहते। क्यों मार रहे हो गरीब कुत्ते को पत्थर है? सारे काट खाए तो 14 इंजेक्शन लगेंगे पेट में, समझ में आ जाएगा। भागीदार से चूतिया नहीं तो काका। हाँ ये देखो आ गया मजनू। आया क्या? हाँ आज साले को तुम सबक सिखाते। अरे ये लोगे तुमको सारे कॉलेज में बगेबाजी करने का टाइम ही मिलता क्या है? चले आते हैं यहाँ भागीदार से, लेकिन नहीं यहाँ से चबूतरे के आसपास भाग तो बताओ। इनका सालों का रोज वैलेंटाइन डे है। इस साल में 364 दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और जिस दिन असली वैलेंटाइन डे होता है उस दिन एक भगवा गमछा सिर में लपेट के विरोध करने निकल जाते हैं। अरे काहे कर यार लड़के को काका है? आपने अपने जवानी के दिनों में सब नहीं किया क्या? हम बचपन से कैरेक्टर जैसा कैरेक्टर का मतलब समझते हैं? अभी हमको अंग्रेजी समझाएंगे बेटा, हम बताते तुम्हें कैरेक्टर जैसा मतलब। अच्छा देखो जैसे हमारी सेना लड़ाई करने जाती, फ्रंट पे जाती है, हाँ गोला बारूद से लैस होके जाती कि नहीं? हाँ ऐसे ही हम भी कैरेक्टर से लैस। आप तो बात ही कर रहे थे। तुम क्या कहती है भैया? मैं काका मैंने तय किया है कि आज से मैं लोगों का भला करूंगा। अच्छा। और अपना भला क्या करोगे? अरे जो अपना खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरे का भला क्या करेगा? देखते नहीं तो जितने जनता के सेवक हैं सबके घर भरे। क्यों? इसलिए कि जब अपने पास पैसे होंगे तब तो दूसरे की सेवा करने की स्फूर्ति आएगी अपने अंदर। अच्छा
लेकिन मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया है। बिल्कुल गलत सुना है तुमने। अरे अपने उसको नहीं जानते तो वो सेवक राम को? कौन सी बात? अरे अच्छा अच्छा, वो चौक वाली 4 मंजिला इमारत के मालिक। हाँ वही। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की नेता है। अच्छा। तब वो गरीब मजदूरों किसानों को मोर्चे निकलवाते थे। हाँ। कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, मेरे घर होंगे आबाद। हाँ। अभी कुछ दिन पहले उनको मजदूरों ने रोक लिया। अच्छा। और कहीं के नेताजी आज आपको हमसे बड़े नारे लगवाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। हाँ। इनकलाब हुए तो 73-74 साल हो रहे हैं, लेकिन हमारे झोपड़े तो ऐसे के होते ही नहीं। फिर नेताजी ने क्या कहा? नेताजी ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी। भाइयों, दरअसल आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वो नारे हमने आपके लिए नहीं, अपनी भक्ति की लगवाए थे और आप हमारी विनती दे के गए। तो भैया पहले अपना फिर दूसरे का, अरे तुम दूर क्यों जाते हैं? भगवान को नहीं, भगवान ने सबसे पहले अपनी सवारी के लिए गरुड़ बनाया और बाद में आदमी की सवारी के लिए घोड़ा बनाया। और अभी कुछ दिन पहले क्या कहते उसको हवाई जहाज बनाने की परमिशन आदमी को दी। अरे लेकिन काका, आप कबीरदास जी को क्यों भूलते हैं? कबीर महात्मा थे, त्यागी थे। अरे खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को खिला देते थे। कबीरदास इतने बेवकूफ नहीं थे जितना तुम उसको समझ रहे हैं। मतलब हाँ, हमें मालूम है तुमने उनका वो एक दोहा क्या सुन लिया है, उसकी पूंछ पकड़ के तुम दुआ है, लेकिन तुम्हें उसका मतलब तो समझ लो पहले। भाई लोग आपको उसकी समझ लो, बड़ा रहस्यमयी के साथ कबीरदास ने कहा कि साईं इतना दीजिए जाने तो तुम समाज। हाँ। तो मैं भी भूखा ना रहूं, साध ना भूखा जाए। साधु न भूखा। क्या मतलब समझे? अरे कबीरदास को सबसे पहले अपने कुटुंब खानदान में ख्याल आया, उसके बाद खुद का ख्याल आया कि मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई बड़ा पूछा है तो साला साधु भी भूखा ना रहे। मतलब कि बची खुशी में साधु बनता। और तुम कह रहे कि वो खुद भूखा रहेगा, दूसरे को खिलाते। क्यों रे? तुमको अभी हमने भगाया था तभी, है? काय को मार के उसको पत्थर? बेटा आजकल सरकारी अस्पताल में कुत्ता काटे की इंजेक्शन मिलती नहीं, 1000-1200 रुपए का बाजार से खरीदना पड़ता है। बाप साले वो फुल्की का ठेला लगाता है, कहाँ से खरीदोगे? मर जाओगे साले एड़ी का करके। अरे राम, ए लटोरे की बहू, उठाओ हर कई बच्चों को हमें उठा देते भाई। बता वो अमिताभ बच्चन बेचारा इतने साल तक टीवी पे चिल्लाता रहा, बाहर मत हगो, बाहर मत हगो। तुम लोग सुधर नहीं सकते यार। मौसी, ए मौसी, तुम बुला रहे हो जो करके? अरे काका, मौसी बूढ़ी हो गई है। अच्छा, अब बीमार रहती है बेचारी, तो सोचा डॉक्टर के पास ले जाओ दवा डालने के लिए। तुम्हारा बड़ा ये फंसा है, बुलवा लो, फिर हमसे नहीं कहना। बोला हमें क्या है? बोला मौसी, ए मौसी, ए मौसी। काका, जो मौसी में जैसे जैसे बूढ़ी और बीमार होती जा रही है, वैसे वैसे वो निर्मल और कर्कश होती जा रही है। देख भाई, ममता शक्ति के साथ चलती है। निर्मला का क्या प्रेम, क्या स्नेह और क्या सहानुभूति, जो को आगे आजा मौसी, आजा, आराम से, आजा आजा आराम से, यहाँ बैठ जा। आजा, क्या लग गया? बैठ आराम से। अच्छा मौसी, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं। अरे आपका मैं डॉक्टर के पास जाओ बेटा, अब तो तय है भगवान घरे। जो भगवान क्या बचवा हुआ है कैसे मौसी, हाँ। तो क्या तू जीने से एकदम हो गई है? हाँ बेटा, अब तो मौत ही आ जाए तो अच्छो है। भला करना है ना, मौत बुलवावे के लिए कैसे? तो ना मौसी, मैं कर दे रहा था। अच्छा सुन तो, गला दबाने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा सहन कर ले। अरे सुन तो, मैं तो जीना चाहती है, मरना चाहती है, मैं दवा खाती है जहर। अब मैं तेरा भला करूं तो कैसे करूं? अरे हमारे मेरे का भला करने के लिए नीचे बंदे नाच बैठे, कीड़ा पड़े तोरे मुंह पे, कुत्ता मुंह पे, कितने लोग बैठे हैं, मैंने कहीं नहीं को भला करे के जरा करवा लो का। हमारे मेरे सवेरे से कहाँ दवा है? कीड़ा पड़े, कुत्ता, खटरी को बोलो, सवेरे आओ, और कोई नहीं मिलेगा। देख लीजिए, कोई अपना भला नहीं कराना चाहता।
काका मैं गणेश बाबू को भला करूंगा। बहुत अच्छा वो जी की तरक्की हुई है। हाँ, वो अरे सुनो तुम वहाँ मत जाओ। हाँ, वो इधर से चले आ। अरे हाँ अरे गणेश बाबू, गणेश बाबू, मेरे घर नमस्कार। नमस्कार। वो आपने बताया था ना कि आपकी तरक्की क्यों हुई है? तरक्की जी वो तो पिछले साल कहा था। तरक्की भी हो गई, भगवान सत्यनारायण की कथा भी हो गई, मंदिर से आ रहे भैया, जी बात बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेक्रेटरी साहब से कह के एक तरक्की और करवा देता हूँ। एक और तरक्की? हाँ। अरे वाह, चलिए छोड़िए, दूसरा काम देखिए। और वैसे भी तरक्की लेके करूंगा क्या? आज ही तो रिटायरमेंट है, भाई तो चला आ रहा था। अच्छा वाला हिसाब कर रहा था, बोल रहा था अच्छा सुनिए तो, राम धंधा कुछ तो रहता नहीं है। आपको भगवान का क्या है? अरे मुझे तिवारी जी, तिवारी जी, very good, नमस्कार। नमस्ते। वो आपने बताया था ना कि आपकी बच्ची का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एडमिशन, प्रवेश प्रवेश के लिए कहा था, हाँ वही। परंतु वो तो गत वर्ष कहा था। अब तो वो उत्तीर्ण भी हो गया और अगली कक्षा में भी पहुंच गया है। देखा आपने, लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, लेकिन कोई अपना भला करवाए तब ना। इस चक्कर में होता ही है कि आदमी खुद का भला करने लगता है, लोग उसको स्वार्थी कहते हैं। लेकिन क्या करूं भाई, बेचारा मजबूरी में स्वार्थी हो जाता है। ओ भाई साहब, मैंने सुना है तुम लोगों का भला करते हो हाँ सही सुना है सर आपने। और सुबह से कोई मिला भी नहीं है। अरे सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो मैं जबलपुर से आ गया तुमको भला कराने। अरे थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेंशन ना। कोई बात नहीं, तो ये बताओ कितना पैसा दोगे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो QR ये रहा, UPI वगैरह कुछ? जनाब जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो ये सब कहाँ से करूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो भला कराने के बाद 5 जोड़े जूते मार लीजिएगा। एक जोड़ी जूते मारने के 200 रुपया लेगा। ये भाई तो अपना भला करने का प्रोग्राम आज पोस्टपोन करो, बैठ के अखबार पढ़ो, देखो कितनी शानदार खबरें चल रही। उधर बिहार में चुनाव आयोग की सरकार बन गई। काका सुनिएगा। अरे यार तुम पढ़ो तो सही। कल रात लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में आग लग गई। हाँ आग लगने से दफ्तर में रखे जरूरी कागजात जलकर नष्ट हो गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी। काका हाँ इन दफ्तरों में आग तो पहले भी लगती रही, हाँ लेकिन वो वहां की चपरासी की बीड़ी पीने से लगती थी। लेकिन इस दफ्तर के चपरासी तो बीड़ी भी नहीं पीता। फिर ये आग देखो क्या है, हम तुम्हें बताएं, जब भी सरकारी दफ्तर में आग लगे सरकार को उसकी जांच की कोशिश नहीं करना चाहिए। सरकार को मान लेना चाहिए कि आज दैवीय चमत्कार के कारण लगी। आप बिना काका किसी और किसी की बात करते हैं? अरे दैवीय चमत्कार मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मुझे लगता है तुमने पूरा समाचार नहीं पढ़ा, साला तो मैंने भी नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ आगे क्या छपा होगा, क्या वो मिला क्यों। अच्छा देखो आगे छपा होगा, विस्तृत जांच के बाद भी आग के कारणों का पता नहीं लग सका। सरकार की जांच एजेंसी आग के कारणों का पता लगाते लगाते परेशान हो गई, लेकिन आग के कारणों का पता नहीं लग सका। आज तो सरकारी प्रवक्ता का बयान आ गया है कि आग अवश्य ही दैवीय चमत्कार के कारण लगी। झूठ मत बोलिएगा, आप ये खबर पहले पढ़ चुके हैं ना? अरे नहीं रे, दरअसल क्या है कि मेरे सारी खबर बनाने वालों को बरसों पहले पढ़ चुका हूँ। मैं तुझे बताता हूँ ऐसे ही क्या हुआ होगा। ये जो शिक्षण का बाबू है, जिसके यहाँ ये अग्निकांड हुआ, एक दिन बड़ा परेशान हाल अपने दफ्तर से घर लौटा होगा और हाय स्वीटी बाय।
पता ही नहीं है उनके हस्बैंड दुबई से रिटर्न हुए हैं। कैसे ऐसे कॉस्मेटिक लाए जिसका बताए। अरे काय मुराद काय कह तो रहे सॉरी। अरे डार्लिंग सब गड़बड़ हो गया। दफ्तर में इंक्वायरी हो गई है। सारे के सारे कागज कवर हमें बंद करके ताला लगा के ताला सील कर दिया। खाया सबने मगर ऊपर वाले नीचे वालों को फंसा रहे। हमने सस्पेंड होकर फिर नौकरी जाएगी, जेल हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। बुखार है ना मैं तो समय की रक्षा करते हैं। अब तुमने एलिफेंट की स्टोरी सुनी कि नहीं? कौन सी? अरे वो जिसमें एलिफेंट का लेग मगर पकड़ने का वो बेचारा गार्ड को बुलाता और गार्ड एक ही बार में चले आते उसकी मदद के। मैंने सुनी है वो स्टोरी। हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग मगर हो गए। उनका बेचारा दो लगा थी। भगवान के इंटरफियरेंस के लिए बिल्कुल सही केस, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। हम मगर वो काहे नहीं करेंगे? हमारी उनसे कोई समस्या नहीं है। हम कभी मिले नहीं है। उनकी मैडम को हम जाके कभी भाभी जी गिफ्ट दी, ऐसी कोई गिफ्ट नहीं दी ना। ऐसी बात कर रहे। अच्छा बताओ हम आपके हैं कौन? हमें तुम्हारी बेटर हाफ, तुम्हारी अर्धांगिनी और हम तो करते हैं तुमकी पूजा, उनकी स्तुति के जतन से। तो उससे क्या? जब तुम्हारी बेटर हाफ है तो हमारे हाफ तुमने तुम्हारे ना हुए। ये संज्ञा है? हाँ। ऐसे भी जिनकी छूटा कम उनके बाहर दे देखना कोई के नहीं। अब तुम्हें जामिन को देखो वो लाइफ नाम तो पाप पर रहा और लास्ट में एक बार उन्हें अपनी मोड़ा को बुलाया ये नारायण और नारायण को देखो वो सब जो हमें बुला रहे चलिए यार कर दिए उसके उधार तो हमने क्या कही वही तो कही उधार। तुम तो कभी लेना क्या थी नहीं? अरे तुम अपनी दशा देखो हमारी गलती ना दिखाते तुम ट्राई करो। अच्छा हम बोले मान गया हमारी बात करें सेटिंग। मगर एक बात की बहुत शिकायत है तुमसे। तुमने अपने लड़का का नाम नारायण का ना यार भगवान से प्रार्थना करने लाइक तो दे दो नीचे वाली। हेलो सुनो हाउ आर यू? सुनो सॉरी नमस्ते। आज से मेरा कोई पूर्ण परिचय नहीं है। वाइफ जानती है आपको, वो रोज आपकी प्रेयर वगैरह करती है। वो बता दीजिए कोड ऑफ कंडक्ट है कोई तो भी एक नियम है, उसके आधार पर वो जो कुछ भी करती है उसके 50% जो हमारा क्लेम रहता है। जैसे 1 लाख बार आपका नाम लेती है तो 50,000 का क्लेम हमारा ज्यादा लग रहा है। 40 का ये भी ज्यादा लग रहा है। 30 देखो इससे कम नहीं करेंगे। वो तो क्या है पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि शिव शंकर बाबू 70% से कम में कोई काम करता नहीं था। वो तो भाई की जान पहचान हमारे लिए कंसीडर और यार भूल जाते कहाँ क्या बात कर रहे हैं। आदत पड़ने तो भूल निकल जाता हूँ। क्या देखिए आपको अंतर आपको तो सब पता ही है हमारे डिपार्टमेंट में क्या देखिए आपस में हम लोग को कोई डिफरेंस नहीं है। सबने मिलकर मतलब यूं नो समझ रहे ना। मगर क्या है बचने के सब लोग अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि वाइफ ने बोला कि आपसे ट्राई कर लो तो प्लीज भगवान आओ और हमें बचाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाथी मगर वाला केस था इसमें किसी पैर नंगी पैराने की क्या जरूरत थी? देखो हमारे केस में ऐसे सब पैसा बचाने की कोशिश मत करना। हमने टैक्सी कर लेना, पैसा की चिंता तो करना ही। हमने ना बहुत व्यवस्था करके रखी। एक सेकंड हमने और हमें पिक्चर को बहुत शौक था। हम मॉल में जाते थे, मॉल में जाने के टिकट में 800-900 रुपए हो गए। घर में कोई मतलब नाटक का नाम की एक चीज होती है बहुत बेहतरीन रहती। हमने एक नाटक देखा बहुत बढ़िया लगा। और सुनो तो और फिर हमें पता चली कि इस शहर में ना सुभाष मिश्रा टाइप के कुछ लोग संगीन लोग रहते हैं। खूब अच्छे नाटक दिखाते, टिकट काटते मगर टिकट के लाने का पर जुगाड़ लगाने में पैसा नहीं देने पड़ा। सामने उनके गेटकीपर टाइप में एक आदमी अंकल जी बैठे रहते, उनके सामने जाओ वो टिकट मांगे हमें नहीं जानते क्या ऐसा बोलो और टीवी से घुस जाते। हमने फिर नाटक देख लेके खूब पैसा बचा लिया। आप लोगों ने टिकट तो नहीं खरीदी ना, हमारी बात मान लेना। ये तारीफ पकड़ी है, ये फ्री में नाटक दिखाते घर लूट के अपन खूब पैसा बचा सकते। हम जो बचाए स्पीड टैक्सी के पैसा की चिंता मत करो, तुम तो चार्टर्ड प्लेन ले लो आ जाना।
यार देखो तुम बहुत उंगली कर रहे हो, अब हम ना अपनी स्टाइल में करते हैं, ठीक? टाइप करो रे। टू द गॉड हेवन subject seeking your kind help. Respected sir, most humbly I want to say that I am suffering from great problem. Please come and save me as early as possible. Thanking you, yours obedient Shiv Shankar Babu, Deputy Secretary, 15/11/2025 Raipur. ये तुम क्या कर रहे हो? Request. तो प्रेयर ही करनी नहीं है यार। तुम तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे काम करवाने के लिए ऊपर घूस भिजवाई। देखो हमें काम करने का एक ही तरीका आता है, हम उसी तरीके से सबसे बात करते हैं। अलग गार्ड का मामला है, क्लियरिंग गार्ड का। चाहे गार्ड का हो, चाहे गार्ड का हो, चाहे फ्रॉड का, हम तो इसी लैंग्वेज में बात करते, हमारी सरकार सिखाती है। गार्ड की बात अलग है जी, उनकी करुणा को जगाना पड़ता है, उनकी स्तुति करना पड़ती है, उनकी पूजा करना पड़ती है। ये करुणा भाई उनकी कहाँ सॉरी काय करुणा लेकर कॉमेडी ना करो, बजट तुमसे है नहीं, हम कर जाए तुम काफी पेश कर देख चलिए दी राइट में हे सर्वशक्तिमान ये सब ये करुणा ये ये दीन बंधु मुझे दीन में दया कर। मुझे ये भगवान ये जो लास्ट में इन्होंने बोला था, इसको भी एक कनेक्शन मान के मेरी एप्लीकेशन यहाँ एनक्लूड कंसीडर एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे भगवान है, इनको इस तरीके के केसेस हैंडल करने का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है? तुम देख कर क्या और अगर तुम्हारी सरकार है डिसमिस है, बस से कुछ नहीं होगा। है जैसे तो समझे कि एक ही सरकार आने के चुनाव है, मगर एक जाति है, उसकी जगह दूसरी जाति है। सारे फसाद की जो वो काल है, जो अंदर कमरा में बंद है, भगवान की चोरी करवा दे तो तुम बताओ ये सब चोरी तुम्हें नहीं भूल बेटा, बहुत बदला ये दरवाजा तोड़े हमने शिव शंकर बाबू उन पैरों पे छूट गया है आसाराम बाबू। हम क्या पूछ रहे हो? देवलोक से आ रहे हैं, हमें कौन ने भेजा है? तुमने उन्हें बुलाया था? पहले तो खुदाई करे आते। अब जमाना बदल गया, वो केवल बड़े-बड़े केसों में ही जाते हैं। लोग उनके नाम से मंदिर बनवाते हैं और पब्लिक टैक्स की चोरी में पकड़ लिए जाते हैं। अब वो वहां जाएंगे या तुम्हारे पास आएंगे? बॉयलर, तुम्हारे केस के लिए तो मैं ही काफी हूँ। बोलो बोलो, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? भगवान सेक्रेटरी मुझे फंसा रहा है। तो उसे मार डालो। कुछ नहीं होगा। क्यों? उसकी टांग उसके ऊपर वाले के जबड़े में और उसकी टांग उसके ऊपर वाले के जबड़े में फंसी है। इस तरह हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग एक दूसरे के लिए मगर भी हो रहे हैं और हाथी भी। तो सबको मैं मार डालूं? उससे भी कुछ नहीं होगा। एक आएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। सारे फसाद की जो तो कागज है, बोल बोल के गला हमारा सूख रहा है, वो कमरा में बंद है, वो कागजों की चोरी करवाएगा। भूल, सर्वशक्तिमान कभी चोरी नहीं करते। कैसे नहीं करते? माखन की चोरी करते हैं। उसका टुकड़ा नहीं है, माखन चोर। खाने पीने की चीजों की बात अलग है, ये फाइलों का मामला है। वाह! आप ना वहां पे जादू की आग लगा दो, जो चौकीदार है ना तो उसको जादू की नींद सुला दो। तुम खुद क्यों नहीं लगा देते? चलो मैं वहीं खड़ा रहूंगा, तुम मेरे सामने आग लगा देना। क्या यार भगवान, बहुत ज्यादा इंसानों के साथ रहने लगे, कैसी इंसानों टाइप की बात करने में क्या बता रहा हो जैसे। अरे हम लोग इंसान है भाई, हमारी लगाई हुई आग झट से पकड़ में आ जाएगी। ये काम आप अपने शुभ कर्तव्यों से करें तो अरे मैं तो एक शब्द मात्र से ही आग लगा सकता हूँ। भगवान 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 दफ्तर में आग लगानी है, यहाँ नहीं। कहाँ कैसे आग लगानी है? चलो जवाब देना जवाब देना
चलने लगा। अच्छा मतलब एक भक्तन पत्नी ने अपने पति के सारे डिपार्टमेंट को बचा लिया। अच्छा क्या सुनो, हाँ तुम्हारे लिए इस मामले में भला करने का अच्छा बढ़िया मौका है। अच्छा कैसे? देखो क्या है, ये जो शिवशंकर बाबू है ना, हाँ। उसका इस कांड के बाद बहुत घटिया जगह तबादला हो गया है। अच्छा बस कमाई सब बंद हो गई, हम्म। तो उसका किसी बढ़िया जगह तबादला करा के गरीब का भला कर दो यार। आप भी ना काका, ऐसे आदमी का भला करूं मैं, हैं? अरे उसका विकास का पूरे शहर से छुपा हुआ है। देखते ही देखते 1 से 4 मंजिला इमारत बन गई और उसकी वो मिसेज चटक मटक जब घर से निकलती तो मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, और देखो भाई देखो, चलता फिरता सराफा बाजार। और आके शिवशंकर बाबू जब इनके यहाँ जायदाद की जांच होती तो मालूम है क्या कहते हैं? क्या? कहते हैं, अरे भाई ये तो मुझे ससुराल की तरफ से मिला है। और ऐसे पता नहीं यार, साले ऐसे ससुर दुनिया की किस कोने में बेचते हैं। जिंदगी भर किस्तों में नहीं देते रहते। और सरकारी महकमे के कुछ खास अफसरों को ही अपना दमाद बनाते हैं। हाँ। लोग वो चले आ रहे हैं शिवशंकर बाबू सरकारी दमाद। लो, हमने सुना तुम लोगों का भला करते हो। हैं? अरे हमने सुना भाई साहब आप लोगों का भला करते हो। हाँ। मेरा तबादला बड़ी गंदी जगह करवा दिया है। हाँ। अच्छी जगह करवा दो प्लीज। काका अब प्लीज कह रहे हैं। तुम तो सवेरे से मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि अच्छा अच्छा ये हाँ। देखो छोटी साइकिल उठा लो। साइकिल नहीं, हम लाए ना जाइयो। काका जाइलो मिलो। चलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर आप लोग ये पतलून पीछे में हाथ क्यों डाले रहते हैं? हाथ इतने गंदे होते हैं कि ये छिपाए रखते हैं। सर आप लोग ये फूलों को खोलकर क्यों नहीं सूंघते? खोलकर क्यों नहीं तोड़ते? कई सालों से था ब्याज पड़ गया है कि अपने ही बाग का फूल तोड़ते जी का रखता है। कैसा लगता है सर? ऐसा लगता है जैसे पौधों से घूम फिर रहे हैं। कहिए क्या काम है, कैसे आना हुआ? सर आपने मुझे पहचाने नहीं सर? नो, आई डोंट रिमेम्बर। सर वो पिछले हफ्ते आपका एक स्कैंडल हमारे अखबार में छपने के लिए आया था, जिसे मैंने रुकवाया था। स्कैंडल? जी कैसे स्कैंडल? मुझे तो कुछ याद नहीं है। यही कि आपको देखकर हमारे गली के कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया है। गली कुत्ता बहुत रबिश। अच्छा वे फोटोग्राफ्स और वे चिट्ठियां अभी भी मेरे पास सुरक्षित हैं। ओह आप आए हैं, नाउ आई रिमेम्बर यू। आइए तशरीफ रखिए। अरे बहादुर दूध शेयर नहीं किया ना भाई, साथ में नाश्ते की प्लेट और गिफ्ट पैक भी। ऐसा कर लो कि कोई बात जस्ट मिनट अरे बहादुर कहाँ मर गया? देखा, ऐसे वक्त पर मुझे काका की कई बातें हमेशा याद आती हैं। काका कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हमेशा याद रखे तो उसके मन में प्यार पैदा करने का झंझट कभी मत पाना। बस उसका कोई स्टैंडर्ड अपनी मुट्ठी में दबा ले। वो सपने में भी अपनी प्रेमिका के बाद तुम्हारा चेहरा याद रखेगा। आइए आइए तशरीफ रखिए। आइए सर ये कहाँ मिलती है सर? चाय कुर्सी यही सदा बाजार से। नहीं सर, ये मुस्कान अब किसी जनरल स्टोर में मिलती है, किराने की दुकान में सर। नहीं, ये मुस्कान तो हम लोग को सरकार की ओर से सप्लाई होती है। अच्छा 10-12 तरीके की होती है मुस्कान। डिफरेंट वैरायटीज। जी, पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी थी अच्छा जो मैंने एंट्री ली थी वो -1 नंबर की मुस्कान, वो लोगों को टालना भगाने के काम आती है। सर मुस्कान मुझे मिल सकती है क्या? क्यों नहीं, जितनी चाहिए स्टोर से निकलवा दूंगा। हम क्या रहेंगे सर? कुछ नहीं भाई, आखिर मेरे बच्चे भी तो दफ्तर के फॉर्मों पर स्कूल पे काम करते हैं। फिर भी सर आप मुस्कानों का हिसाब किताब तो रखना पता होगा ना। तो क्या हुआ, राइट ऑफ कर दूंगा, राइट ऑफ कर। दिखा दूंगा 6 मुस्कानें पड़ गई। अच्छा सर, इस समय जो देश में समाजवादी विकास योजनाएं चल रही है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में जो उद्योग चल रहे हैं, उससे देश में कितना परिवर्तन हो गया? बहुत परिवर्तन हो गया भाई। बताइए। देखिए ना, कपूर का होम में तबादला हो गया,
शर्मा का एजुकेशन और रस्तोगी का डिसिप्लिन वर्मा फिर एक्साइज में लौट आया। बहुत परिवर्तन हो गया। सर आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब है कि देश में कोई खास परिवर्तन हुआ है। खास परिवर्तन तो बता रहा हूँ। बंदोबस्तर को भी स्पेशल ड्यूटी में भेजा है। राय अभी लीड पर गया। शिवा तो सारी की इंक्वायरी हुई। भगत अभी फॉरेस्ट में गया है। रेवेन्यू में कश्यप आ गया है और सब तो सीएनडी में चला गया। बहुत परिवर्तन हो गया है। अच्छा सर, इस बीच देश की हालत में कोई सुधार हुआ है? सुधार जी हालत पहले से और बिगड़ गई भाई। बताइए। आपको पता नहीं? हाँ। साला सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। वो पपीता देख रहा है, उसको मैंने बाद में लगाया था, उस पहले वाले पपीतों को सुपरसीड कर गया। अच्छा सर, आपने ये बताइए कि इस साल की देश की सबसे बड़ी घटना कौन सी? नोट कीजिए, बताइए। सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। सर प्लीज बैठिए। मुझे लगता है यहाँ वहाँ की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। कर रहे हो। मैं सीधे मुद्दे की बात पर ही आता हूँ ना। आओ। आप दरअसल मैं वो शिव शंकर के तबादले के सिलसिले में आपके पास आया। ओह अच्छा जी। क्या कर दूं ट्रांसफर? आप चाहे सर? कोई भी जगह खाली नहीं है। देखिए ना, करेले में निकल के सुपुत्र है, नरसिंहपुर में मुसानी के चाचा है, मोटे गांव में महाराज के भाई हैं, सोलरा में फालतू के भाई हैं, कटनी में मुंगिया के भाई हैं, छिंदवाड़ा में सोलरा के भाई हैं, बालाघाट में विनोद के भाई हैं, धमतरी में राय साहब हैं और रायपुर में मिश्रा जी के बहन हुई है। और सर ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ किसी का कोई भी ना हो। एक जगह खाली है। तो इसका ट्रांसफर कर दीजिए ना सर। अबे वहीं तो है शिव शंकर। और भैया करवाया है वो घर के शिवशंकर का तबादला? घंटा हुआ था बादला। हमें तो मालूम था साले ये काम तुमसे हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, अरे पहले तबादले का सिद्धांत समझो, फिर उसमें हाथ डालो। बादले का सिद्धांत? हाँ, अरे भाई देखो क्या है कि जब साहब खुद तबादला करता है वो सजा होती है, वो किसी की प्रार्थना में तबादला करता है तो वो कृपा होती है। हमारे यहाँ शासन में कृपा करने का कोई नियम नहीं है, सजा देने का अधिकार सबको है। तुम एक काम करो तो सजा दिलवा। अरे सजा कैसे दिलवा दूं? वेरी इजी, उससे कहो कि आज से वो साहब के बंगले के सामने खड़ा हो, वो साहब को गाली पकड़े, जैसे ही साहब बाहर निकले उनको अपना नाम और पद बता दे बस। लेकिन कैसे होगा क्या? हम नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे मुझे तबादला करूंगा, यही तो वो चाहता है। काका अगर साहब ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? छोड़ो यार, ये जितने परेशान लोग होते हैं ना वो किसी का तबादले से ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर वो कहे तुझे मार डालूंगा तो मारेंगे, कोई तबादला बनता नहीं। लेकिन काका ये जो शिवशंकर बाबू है ना, ये किसी को गाली देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि वो साला पैसे खाता है, गाली वही बन सकता है जो रोटी खाता है। शिवशंकर बाबू को कुत्ता भी काट खाएगा तो गाली नहीं बकेगी, कहेंगे श्वान जी आपने काट खाया, कोई बात नहीं यार, लेकिन मेरी किसी से रिपोर्ट मत करना। और तबादले का दूसरा सिद्धांत? तबादले का दूसरा सिद्धांत ये कि जो जहाँ ठीक से काम कर रहा है तब तो पहले उसको वहां से हटाओ, अभी तो निकालो। हाँ, हमारे अंग्रेजों के जमाने से शासन में ये नीति चली आ गई। जैसे ही सरकार को पता लगता है फलाना आदमी ठिकाने जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उससे जनता को बड़ा फायदा है। सरकार सबसे पहले उस आदमी को वहां से 9-2-11 करती है। तुम एक काम करो, तारीख किसी अखबार में छपवा दो, उसका काम हो जाएगा। आप भी ना काका, ये रोज रोज मुझ का एक एक बार उठाते हैं। अरे 5 रुपए खर्च करके उस तरह क्यों नहीं चलवा लेते? अरे नहीं रे, दरअसल क्या है, मूंछों से चेहरा रौबदार होता है, और रौब से तो आदमी बड़ा होता है। अरे रविंद्रनाथ टैगोर की किसी भव्य दाढ़ी कुछ ना होती, वो बढ़िया रेशमी चोगा ना पहनते तो कोई उनको 2 कौड़ी को पूछता, इतने बड़े कभी बनते, कभी नोबेल प्राइज मिलता, वो बेचारे वो उनको देख लो शरद चंद्र जी को, जिंदगी भर धोती कुर्ता पहनते रहे तो फल भुगता, अपने जीवन में बंगाल बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन काका आप ये क्यों बोलते हैं? शरद जी ने देवदास जैसी महान कृति की रचना जाओ की। भाग लिया, अभी
को संजय लीला बंसाली ने फिल्म बना दी, कोई रायती भिजवाई क्या? की बात करते तो जब भी आकर कोई ना कोई ऊपर बहस की बहस शुरू हो जाती। इतना जरूरी काम था तुम्हारी बहस में भूल गया। मैं बहस करता हूँ। तो बताइए क्या काम है? अरे यार तुम उसको जानते ना राम भरोसे? अरे कौन नाम भरोसे? अरे यार तुम रोज उसके ठेले पे घरों पे फुल्की खाते रहते, हमसे कहते कौन राम भरोसे? अच्छा 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 अच्छा, वो फुल्की वाला राम भरोसे। हाँ। क्या हुआ? यार वो बेचारा बड़ा बीमार है, अरे कल घर में बेहोश हो गया। राम 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 राम। उसके अड़ोस पड़ोस के कुछ आदमी लोग उसको लेके अस्पताल गए। चलिए अच्छा। अरे खाका अच्छा है, वो साले जब तक उसके साथ रहेंगे जब तक उसको होश नहीं आएगा। जैसे उसको होश आएगा सब तक वो निकल देंगे। अरे काका जब वही लोग उसको लेकर गए छोड़कर क्यों जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि वो सब आए के पैसे खाए। आजकल जमाना बड़ा खराब है भैया, ना तो होम्योपैथी से कुछ होता ना एलोपैथी से कुछ होता। हाँ थोड़ी बहुत कारगर साबित होती है, तो वो सिंपैथी तुम्हारे अंदर ये तो सिंपैथी हो तो उनके पैसे न आए हो, जाके उस गरीब का भला करो, भला करेंगे। काका थोड़ी बहुत उधारी तो मेरे ऊपर थी, हाँ। लेकिन मेरे मन में उसकी प्रति सिंपैथी भी बहुत है। अब वो लोग तो उसको छोड़कर वहां से चले जाएंगे, तो उसके पास कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका शहर में नाम हो, इज्जत हो, लोग बाकायदा जानते हो। तो मैं जाता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। सुनो हाँ हालांकि तुम नर्सों से लड़ाई नहीं करनी। अरे काका नर्से भी के लड़ने के लिए होते हैं। एमटीपी की औलाद साले बेशरम। एक तो बेचारे तो बेचारे तो बेचारे राम भरोसे, अरे राम भरोसे भैया कहाँ हो? राम, अरे राम, भैया भैया राम भरोसे, भैया राम भरोसे जरा होश में तो आओ। अरे भैया जब बेहोश है तो होश में कैसे आएगा? भैया राम भरोसे देखो मैं आया मैं। अरे भैया इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। भैया राम भरोसे अब तुम होश में आ जाओ। देखो तुम्हारे उधारी वाले तुम्हारे चारों तरफ बैठे। रामू इसकी हालत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। इसी बीच इसे होश आ जाएगा, भगना नहीं। अरे डॉक्टर साहब न डॉक्टरों का पता है न नर्सों का। गरीब अस्पताल में आया है किसी जी आप? मैं हूँ हरिराम मास्टर। लेकिन आप तो 3, 4, 5 साल पहले मर गया था ना, हाँ अब प्रेत बनकर अपना इलाज करा रहा हूँ। तो क्या ये लोग प्रेत का भी इलाज करते हैं? करते हैं, इनके रजिस्टर उठाकर देखो, कई नाम मिल जाएंगे जिन नाम से स्टोर से दवाएं निकाली जाती हैं। वे वास्तविक आदमी नहीं होते, प्रेत होते हैं। मेरे मरने के बाद इन्होंने रजिस्टर पर से नाम नहीं काटा और खर्च बताने लगे। इसीलिए मैं खुद आ गया हूँ प्रेत बनकर इलाज कराने। इस भरोसे के मरने में कितनी देर है? नहीं यहाँ तो इसको अच्छा कराने के लिए लाया गया है। अच्छा कराने लाए हो तो दौड़ धूप करो, डॉक्टरों के पीछे भागो। वो देखो फाटक के बाहर हफ्तों से मरीज पड़े हैं, अब तक उनकी जांच भी नहीं हुई। इस तरह तो सृष्टि के अंत तक ये यूं ही पड़ा रहेगा। राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। मतलब गए ये कुछ शिकायतें हैं गए जी। क्या थी शिकायत?
फाटक के बाद हफ्तों से मरीज पड़े हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपका क्या गलत है? उनकी जांच क्यों हो रही है? जांच हो रही? अरे ये कैसी जांच है भाई? देखिए, ये टेक्निकल चीज है। ये प्राथमिक जांच है, इसे हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अच्छा फाटक के बाहर मरीजों को पड़े रहने देकर हम उनके लोगों की जांच करते हैं। अच्छा। और उन मरीजों को छांटते हैं जो इलाज के लायक है। अब देखो, इसमें जो ज्यादा बीमार है वो तो फाटक के बाहर पड़े पड़े यूं ही मर जाएंगे। उनके इलाज में बेचारी गरीब जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया? जो कम बीमार है वो ऊपर घर चले जाएंगे। जिन्हें अस्पताल में सुरंग की मालूम है वो सुरंगियों के रास्ते से अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो बचे वो सच्चे मरीज है, उनका इलाज होगा, जरूर होगा। गुड मॉर्निंग स्वीटी, लुकिंग ग्रेट। केबिन में मिलो। डॉक्टर साहब, दरअसल इलाज की वैज्ञानिक पद्धति का मुझे ज्ञान नहीं था, बड़ा आम आदमी को इसकी जानकारी कैसे हो सकती है। वैसे एक बात बताइए, ये अस्पताल में घुसने की सुरंगें भी है क्या? बहुत सुरंगे हैं, पर यहाँ बताने को नहीं है। अभी क्लिनिक भी है, घर पे आओ। डॉक्टर साहब, अब एक मरीज को हम मिला है, आप इसे यही मन देते हैं या आपके क्लिनिक को? ऐसी विश दोनों जगह सुविधा है, क्लिनिक में भी सुविधा मत देगा। लेकिन यहाँ तो उसको अच्छा कराने के लिए आए ना। यहाँ अस्पताल में अच्छा कराने लाए। अजीब आदमी हो। एक काम करो, नहीं आए उसे इसको भर दो। ये क्या है डॉक्टर? ये एक फॉर्म है। अच्छा अच्छा। ये तो कुछ प्रश्न है। हाँ। जबकि मरीज क्यों अच्छा होना चाहता है? मरीज को इलाज कराने का क्या हक है? मरीज से और उसके रिश्तेदारों से कौन कौन डॉक्टर डरते हैं और क्यों डरते हैं? मरीज का इलाज ठीक ढंग से करने पर डॉक्टर को क्या फायदा होगा और ना करने पर क्या नुकसान? रायपुर शहर के 5 बड़े आदमी के नाम बताओ जो चाहते हैं कि मरीज अच्छा हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरीज का पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स? अरे डॉक्टर साहब, फुल्की का ठेला लगाता है, मतलब फुल्की का ठेला लगाने वाले का क्या पॉलिटिक्स होगा? होता है। फुल्की के पानी में जो कीड़े और चींटे होते हैं ना, उनका भी पॉलिटिक्स होता है। अच्छा। अब लेकिन अभी तो ये बेहोश है, अभी तो से नहीं पूछ सकते ना। एक काम करो, तुम अपना पॉलिटिक्स लिख दो। मैं इस अस्पताल में 2 गुट हैं। हाँ। एक एम और एक डी। तुम किस गुट के हो? आप इन गुटों के राजनीतिक सिद्धांत क्या है डॉक्टर साहब? सिंपल, एक दूसरे को खा देना। सिद्धांत है ना? हाँ। तो ये गुट के लिए महापुरुषों ने बनवाए हैं। अरे बोले हो, सरकार ने बनवाए हैं। मंत्रिमंडल ने भी विशेष बैठक में तय किया जिससे तरह हमारे बीच में 2 गुट हैं, हर सरकारी विभाग में 2 गुट हो जाने चाहिए। हर सरकारी कर्मचारी को फॉलो करवाया गया किसी गुट का है। आप इस गुट के डॉक्टर साहब? मैं प्रेम गुट का। ओ। तभी तो पिछले महीने डी गुट वालों ने मेरा टमाटर बहुत घटिया रेट कर दिया था। मैं अभी स्टेशन पर गया ही था कि मेरा एयरपोर्ट कॉल हो गया। मैं अभी के तब से लौट आया, लेकिन मेरी ट्रेन नहीं था कि डी गुट फिर कॉल हो गया। मैं आधे रास्ते में निकल गया। इस तरह लगातार 1 हफ्ते तक आता आ जाता। अंत में मेरा एयरपोर्ट कॉल हो गया और मैं यहीं रुक गया था। डॉक्टर साहब, मेरा तो एम में हो रहा है, लेकिन इस भरोसे को एम में होना चाहिए, वही लिख देता हूँ। गुड बेटी, अरे बेटी डॉक्टर एम गुड। ओके। रख। डॉक्टर साहब, ये फॉर्म एम वाला है? जी। इसको 4 नंबर में ले जाकर भर्ती करवा लो। 4 नंबर पे चलिए। जल्दी ले जाओ 4 नंबर में। इसका डॉक्टर तय कीजिए। जी। डॉक्टर और वेटरनरी ऐसा निकालिए। ऐसा? मेरा मतलब है सिक्का उठाइए। ये एम पट डी। ओ, यू मीन टॉस? यस। ओके। ये एम पट डी। ओके। डी। डी। मरीज एम गुट का, हाँ। डॉक्टर डी गुट का। इलाज करवाना है? सोच के बताता हूँ। सोच लीजिए, मरीज आपका है, मारना है, बचाना है, जो कुछ भी है आराम से सोच विचार करके बता लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। तुम्हारा सारा कैसा है? ठीक है अभी डॉक्टर साहब। उसको ये एम गुट वाले डॉक्टरों से बचाकर रखना, नहीं तो ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहेगा, समझ गए ना? जी डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब। जय माता दी। अरे दिल्ली हिले पटना हिले की देना तुरंत बढ़ा दिया साले तो। अरे भैया, आपने वो डॉक्टर को ऐसे डंडे से भगा क्यों दिया? अरे
भैया हमारा साला ही हमें इलाज करा रहा है। अच्छा। और हम उसकी रखवाली कर रहे हैं। रखवाली? हाँ। लेकिन अस्पताल में से किससे डर? एक डॉक्टरों से भैया, और किससे? हाँ, ये जो वार्ड है ना, ये डी गुट वाले डॉक्टरों का है। अच्छा। और यदि कोई एम गुट का डॉक्टर यहाँ आ गया हाँ। और उसकी परछाई किसी मरीज पर पड़ गई, हाँ। तो डी गुट वाले उसको मर जाने देंगे, लेकिन उसका इलाज नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई डॉक्टर एम गुट का आता है ना, हम लट घुमा के उसको पेल दे, वो डर के यहाँ से भाग गया। अब भैया, अब 4 नंबर में हमारा भी मरीज भर्ती है, उसकी तरफ से लठ चलाने वाला कोई नहीं है। आप उसकी तरफ से लठ चलाइए भाई साहब। क्या कहा तुमने? हमें भाई साहब कहा? हमें रायपुर में पहली बार किसी ने इतने प्यार से भाई साहब कहा है। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे मरीज की तरफ से हम लठ चलाएंगे। हाँ, थैंक यू भी है भैया। अरे अब तो थैंक यू भी बोल दिया आज तक, और इतनी इज्जत बर्दाश्त नहीं होगी हमसे। अरे धन्यवाद भी ले जाओ। अरे राम 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 राम। अरे भैया, वो राम भरोसे की तबीयत बहुत खराब है, मैं तुम्हारे देख लूं। हम तो ना फौजी को बता के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। ए कलू, अरे तुम जाओ यार। डॉक्टर, अरे डॉक्टर, डॉक्टर, वो भरोसे की हालत कैसी है? भरोसे हाँ सुधार हुआ। सुधार हुआ? अरे मुझे तो और बिगड़ी नजर आ रही है। बिगड़ना भी तो सुधार है, जैसी हालत में आया था वैसी तो नहीं है ना, यही सुधार है। लेकिन डॉक्टर साहब वो मौत की तरफ जा रहा है। मौत, मौत तो जीवधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान, आत्मा अमर। आत्मा को कभी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना वगैरह नहीं होता। जिस दिन वो शुद्ध आत्मा हो जाएगा उसे कभी किसी तरह का कोई रोग होगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है डॉक्टर सिन्हा यहाँ इस रोग के विशेषज्ञ हैं। आप डॉक्टर सिन्हा को उसे क्यों नहीं दिखा? नहीं, देखो भैया, ये तो नीति विरुद्ध कार्य है। गीता में भी लिखा है, स्वधर्मम मरणम श्रेयम परधर्मम। लेकिन ये जो दक्षिणी कुत्ते हैं ना, इनसे तो मेरी भी बहुत जान भी करती है। लेकिन काका बताइए ना, क्या उस बेचारे की बीवी बच्चों का होगा? होना क्या है, हमने तुम्हें बताया तो कि भैया आपको वजह से खाएंगे पिएंगे बैठ के। मुझे दिखाई नहीं देता है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता, मैं तेरा सर तोड़ूंगा। मैं तेरा सर तोड़ूंगा। अरे तू क्या सर तोड़ेगा, मैं तेरा सर तोड़ूंगा। मैं तेरा सर तोड़ूंगा। अरे तू क्या सर तोड़ेगा, मैं तेरा सर तोड़ूंगा। ये कौन कहीं को झगड़ा है भाई? मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, दोनों का सिर टूट जाए तो काम चल जाए। एक काम करो, सामने किसी का खंबा लेकर आए ना, दोनों जन जाके अपना अपना सिर फोड़ लो, काम खत्म। बोलो तो, हट, हट। अरे मुझे कहना चाहिए, बहुत मारा गया। एक को लिए करनी करते, उसके बाद भगवान करते। काम काज चल जाते हैं। स्वामी जी, अब तुम न्याय करते हो बच्चा। अब स्वामी जी देखो कि क्या हालत है। जो सड़क चलती आदमी टकरा के गिर जाए, सारे कपड़े बाहर में जाम के झगड़ा पहले करते हैं। और कोई बिना नदी चला जाए तो देखने वाले के पैर निकाला नपने का एक लपाड़ा नहीं मार सकता। सत्य वचन। खैर छोड़िए, ये बताइए कहाँ जाना हो रहा है? दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। अच्छा, स्वामी जी आप तो 10-15 साल छोटे हो गए, हमें बच्चा कहते हो। तो संसारी लोग जब भोजनालय में जाते हो तो भोजन परोसने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, बालक हो, किशोर हो, वृद्ध हो, हे बॉय, हे छोकरे, हे बच्चा कहकर बुलाते हैं। ये विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम भोजन करने वाले और संसारी लोग भोजन परोसने वाले। इसलिए तुम्हें बच्चा गुस्सा संबोधन मात्र है। गुस्सा नहीं होते, आपसे जब दिन जाकर धर्म रक्षा आंदोलन तीव्र हो गया है। संसद के सामने धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन सत्याग्रह का हेतु क्या है? बड़े ज्ञानी मालूम होते हो बच्चा। स्वामी जी आप लोगों ने इतना ज्ञान बटोर लिया है, हम लोग भी ज्ञान बताई रहा है। गौ माता के प्राण संकट में है। गौ हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। वध हो रहा है। हाँ, लेकिन स्वामी जी उसका वध कर कौन रहा है?
ये विधर्मी कसाई। विधर्मी कसाई? और मैं वध के लिए गाय देता कौन है? आपके स्वधर्मी गौ भक्ति तो है ना? देखो क्या है, जब गाय बूढ़ी हो जाती है ना तो व्यर्थ का खाती है, दूध भी नहीं देती और बेचने से कोई मुद्रा नहीं आती। मतलब कोई गौ माता को पैसे के लिए बेच दे कि उसके बाद भी रहेगा वो होगा। ये देखो तर्क की नहीं, भावना की बात है। अच्छा, गौ रक्षा आंदोलन में हजारों लोग कार्यकर्ता लगे हुए, तन मन धन से समर्पण से उनमें से कोई गौ नहीं पाता, पर आंदोलन कर रहे हैं। ये तर्क की नहीं, भावना की। अच्छा स्वामी जी, आप तो गाय का दूध नहीं पीते हो? बोले तो क्या? गाय का दूध बड़ा पतला होता है, भैंस के दूध में बड़ी मोटी मलाई बनती है, उस मोटी मलाई की रबड़ी बना के केसर डाल के हम उसका सेवन करते हैं। क्यों? कुलकर्णी। अच्छा, इसका मतलब है कि सभी गौभक्त भैंस के दूध का सेवन करते हैं। तो फिर आप लोग भैंस का रक्षा आंदोलन क्यों नहीं? भाई आप लोग दूध भैंस का जब क्यों माता गैया को कहते हैं? भाई माता तो वही कहलाती है, बालक किसका दूध पिए? मतलब भैंस को तर्क तो ठीक है किंतु अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, ये चुनाव के पहले ही आपकी गौ भक्ति इतना जोर क्यों पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात होती है क्या? होती है। चुनाव के वक्त गौ माता हमारे राजनेताओं के स्वप्न में आकर उनको दर्शन देती और उनसे कहती, उठ जाग, हमारी रक्षा का आंदोलन तीव्र कर दे। इस देश की जनता बड़ी मूर्ख है। देखा आपने, ये अभी भी देश की जनता की मूर्खता की बात करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि चुनाव पार्टी ने नया आविष्कार कर लिया है कि केंचुआ की खाद डालने से वोट अच्छी निकलती है। जिस तरह कुछ दलों को प्रभु का नाम, कुछ दलों को हाथी वोट दिलाने के काम आता है, उसी तरह गाय भी कुछ दलों को वोट दिलाने के काम आती है। स्वामी जी, आप लोग ये मनुष्य रक्षा आंदोलन क्यों नहीं करते? मनुष्य रक्षा आंदोलन? हाँ, ये क्या होता है? स्वामी जी, जैसे हम लोग गौ माता के बारे में अज्ञानी है, वैसे ही आप मनुष्य के बारे में। जब ठीक है ना, ये मनुष्य को कौन मार रहा है? बताओ कौन मार रहा है? इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है, बाढ़ मार रही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है। पुलिस भी जहाँ तहाँ अपनी गोली से आदमी को मार गई, पंजाब में, बंगाल में, बिहार में। बिहार? ये बिहार नगर कहाँ है? अच्छा, बताओ। स्वामी जी, बिहार नगर नहीं, प्रदेश है, राज्य है। राज्य। अच्छा, जम्मू द्वीप है। हाँ, यही है भारतवर्ष। आर्यावर्त। अच्छा चलो, आप तो आर्यावर्त बताओ, हम लोग को इतना बताओ कि मनुष्य रक्षा आंदोलन क्यों नहीं होता? मनुष्य हमारी दृष्टि में बड़ा तुच्छ होता है। अच्छा, ये मनुष्य ही है ना जो कहता है कि मंदिर और मठ में लगी हुई संपत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। तुम ना मनुष्य को मानो, हाँ, तुमको गौ रक्षा और वैसे भी तुम्हारी बातों से ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि मनुष्य रक्षा आंदोलन करने के लिए हमको काला बाजारियों, मुनाफाखोरों, धनपतियों, पूंजीपतियों, इन सबसे बैर करना पड़ेगा। अरे यार, हमारे इस आंदोलन के लिए पैसा यही तो देते हैं और चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए पार्टियों को भी यही खंडित करते, यही चंदा देते हैं। तो ये अधर्म का कृत्य हमसे तो नहीं हो रहा, धर्म ने हमारा मुंह बंद कर रखा है। स्वामी जी, छोड़िए मनुष्य रक्षा, आप तो गौ रक्षा के बारे में हमारी ज्ञान वृद्धि कीजिए। बहुत जिज्ञासु हो। मान लीजिए कि आपके आंगन में गेहूं सूख रहा है और गाय आकर से खाने लगती है, तब आप क्या करेंगे? तुम हमको मूर्ख समझते हो। नहीं स्वामी जी, हम लोग आपको गौभक्त मानते हैं। वो तो हम हैं, लेकिन इतने मूर्ख भी नहीं है कि दैत्य आके गेहूं खाने लगे और हम उसको भगाना दें। अभी तक गौ माता जी थोड़ा सा गेहूं खा के तो गैया हो गई। वो तो गौ माता का है ना, बेटे की गेहूं खाने आई है, आप हाथ जोड़कर ये क्यों नहीं कहते? क्या माता, यहाँ जितना गेहूं पड़ा है तो सब खा जाए। देखो, हमारे देश की ये बहुत पुरानी परंपरा है, हम जिसकी जितनी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, हमने नारी की कैसी दुर्गति की है, किसी से। तो हम एक बात बताएं, पश्चिमी देशों में गाय के आदर अनादर का कोई झंझट नहीं है, लेकिन अगर वो उसको पालते हैं ना तो अच्छे खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते,
जितनी वो बढ़िया तुम सारा गाय का तुम देखती हो वहाँ। देखो ये अभद्र तक नहीं करना। पश्चिम की गाय की तुलना तुम हमारे यहाँ की गाय से करते हो। अरे पश्चिम की गाय केवल दूध देने के काम आती है, हमारी गाय दंगा कराने के काम आती, चिना बनाने के काम आती, दूध पिलाने के काम आती है। हमारी गाय गाय श्रेष्ठ है। समझे आपने ना आज हमारी बहुत ज्ञान दी। अब जाते जाते एक बात और बताते जाइए। पूछो बच्चा। कई राज्यों में तो गौरक्षा कानून लागू हो चुका है, जिनमें नहीं हुआ है उनमें हो जाएगा। फिर आप इस विषय पर आंदोलन करेंगे? हाँ? हमारे देश में आंदोलन के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है। सिंहपुर दुर्गा का वाहन है। ये लोग चिड़ियाघर में बड़े बड़े बाड़ों में उसे बंद करके पैसे लगाकर लोगों को प्रवेश पत्र बेच कर बंद करवाएंगे। हम चिड़ियाघर बंद करवाते हैं। जैसे ही भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार, मछली भी भगवान का स्वरूप होती है। हम मछुआरों के खिलाफ बंगालियों सावधान हो जाओ, मच्छी बाजार में छूट गई। हम मत्स्य पालन विभाग बंद करवा देंगे। स्वामी जी एक बात बताओ, आपको छापने में सब कुछ करते रहते हैं। ये जो लक्ष्मी जी का वाहन है बेचारा उल्लू, उसके लिए कुछ करते हैं? उल्लू इस देश में कोई कष्ट नहीं है। सब कुछ उसी के लिए तो हो रहा है। देख रहे हो सारे उल्लू बजे हुए हैं। हर डाल पर बैठे हैं। तुम बहुत बात करते हो, हमें शीघ्रता से जाने दो। शाम को स्टेशन जल्दी पहुंचना है और रेलगाड़ी के डब्बों पर कब्जा करना है भक्तों के साथ। जल्दी गुजर देखना भैया, वहाँ दिल्ली में बड़ी पकड़ धकड़ चल रही है। तुम्हारे चेले चपाटी घूम फाल के बन जाएंगे, तुम फंस जाओगे। अपना रिजर्वेशन करवा लो कम से कम। मैंने अपना आरक्षण यानी रिजर्वेशन करवा लिया है। एजेंट बोल रहा है शाम तक अवश्य कंफर्म हो जाएगा। अभी वेटिंग में। वेटिंग की भी बहुत गड़बड़ चल रही है। वो बेचारे अडवाणी जी की वेटिंग क्लियर नहीं हुई, पार्टी के डब्बे से उतार दिया, घर में बैठे बस एक को गुलदस्ता मिलकर साल कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हो? ये लोग धर्म से भ्रष्ट करने वाले लोग हैं। चलते हैं, विश्राम का वक्त हो गया, विश्राम करेंगे। भावना गलत है। पता नहीं हमारे देश में ये परंपरा कैसे चल पड़ी कि भक्त होने के लिए मूर्ख होना बहुत जरूरी है। चकना चूर हुआ है मन का दर्पण।
सच्ची में आइए 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 बताइए क्या बात है आजकल चुपचाप चुपचाप निकल जाती है आपके साथ भी सत्संग नहीं हो पा रहा और क्या हाल चाल है ये दुनिया की अरे क्या सुनाए, भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रपति की बार बार बीच में बोल रहे हैं। अरे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति की क्यों सुनते हो भाई? जो तुम्हें सही लगे वो करो। हमें वही करना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो। राष्ट्रहित की बातें करते हैं, कोई समझता नहीं है यार राष्ट्रहित। और केवल राष्ट्रहित ही देखते रहोगे तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का कब जानना पड़ेगा। आजकल अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का ध्यान पहले रखना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और भारत उसमें शामिल है। अंतरराष्ट्रीय तो देखते रहोगे तो तहसील कब देखोगे? मगर मुझे तो लगता है तुम लोगों ने अंतरराष्ट्रीयता के धुन में ही देश का गलत कर रखा। नहीं तो अच्छा वाला जाना था रोक लिया, मूर्छा के बाल उखाड़ने के अलावा कुछ करना धरना तो है नहीं, रोक लेते हैं बताओ, ये हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी ये सारे घर से तय करके निकलते हमें किसी से कन्विंस नहीं होना। नमस्कार काका जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आप चौका बैठे, क्या बात है, बड़े परेशान हाल दिख रहे हो। क्या बताओ काका जी, लड़की की शादी सेट हो गई था। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज के जमाने में किसी की लड़की की शादी सेट हो जाए तो उछला उछला फिरता है, तो परेशान नहीं करे, क्या बात है? ओ काका जी, वो तो ठीक है, पर आपको तो मालूम है मैं हूँ पंजाब का खत्री। हाँ? और लड़की है लड़का है कानपुर बाबर का पुत्र इंद्रकाश कुमार झा जी। इंद्रकाश तो क्या हुआ? आज के जमाने में कोई कास्ट देखता है कि अभी ये सबको कास्ट देख रहे हैं। वो तो ठीक है काका जी, लड़की की शादी है, रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, डीजे सीजे लगवाना पड़ेगा। आजकल जंगल जाके दूर से जाती नहीं वेडिंग कराते हैं और प्री वेडिंग। बहुत जरूरी काम है यार। अच्छा, जरूरी काम है। उसको जानते हो? जानते हो बाबू? अरे कौन नाम है? अरे वो बीमा कंपनी वाले जानते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, LIC वाले। अरे वो तो राम सेवक चाचा ना। अच्छा, तुम्हारा चाचा है? जगह चाचा है। अब क्या होते क्या हो गया? हमने सुना उसने अपनी नौकरी छोड़ दिया। अरे लेकिन काका उसे तो बड़ी जल्दी सरकारी नौकरी थी। यही बात तो समझ में नहीं आ रही। भले आदमी अच्छी बड़ी सरकारी नौकरी को छोड़ दी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे। एक सवेरे आया था, कहने लगा वो तो क्या है कि वो कक्का जी उसको क्या है, साले को कहीं फंस गया है वो घूस के मामले में, इसलिए नौकरी छोड़ना पड़ी। एक आया बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर क्या है उसको ससुराल सारे पैसे मिले तो अब कोई धंधा धंधा करेगा, इसलिए नौकरी छोड़ दी। देखिए उसकी नौकरी छोड़ने का कारण पता नहीं लग रहा, तुम जाके पता करके आओ। मैं जाऊँ नहीं पता करके। तो और कौन जाएगा, हमारे पास कौन बैठा है यार? जाओ पता करके आओ। अरे मेरी साइकिल खरीदी है। तुम्हारी साइकिल? हाँ। अरे यार वो नौटे को हमने तमाकू लेने भेजा, सारा सवेरे का गया ना, तमाकू लाया ना, तुम्हारी साइकिल लेके आया। तो अब मैं इतनी राम सेवक चाचा क्या पैदल जाऊँ है ना? 4 कदम पे राम सेवक रहता, 4 कदम पैदल नहीं चल सकते। हीरा हांडा की औलाद। ये हो जाए लौट के तमाकू लिया ना, तो लौटा आज लौटेगा नहीं देखता। ये 2 टुकड़ा नोट की तंबाकू। छुट्टियां हो सारे एक नंबर की। बेचारे मनमोहन सिंह ने और अटल जी ने 8 टुकड़े से लेकर 24 टुकड़े तक की सरकार चला दी और इनसे 2 टुकड़े के नोट भी चल रहा। कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस वो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपसे मिलकर चलूं। अब आप लोग दर्शन ही बोला हो गए। हाँ बंधु, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब
तो कहीं और लौ लगी है। नाते सकल रामवती मनियत। टीडी गोस्वामी जी ने कहा है ना, बस वही स्थिति है। टीडी गोस्वामी? गोस्वामी सूत्रधार। अच्छा अच्छा। लेकिन अब नौकरी छोड़ने का असली कारण क्या है, तो आप बता सकते हैं ना? तुम पूछते हो तो बतलाए देता हूँ। मैं तो घृणा, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सबसे परे हो चला। तो नौकरी छोड़ने का कारण तुम पूछते हो तो मैं बतलाए देता हूँ। हमने हनुमान जी के आदेश से नौकरी छोड़ी। हनुमान जी के आदेश से? विश्वास नहीं होता जगह जी, क्या सच में हनुमान जी आपको आकर कह गए हैं? हाँ बंधु, एक रात सपने में हनुमान जी पधारे और कहने लगे, मूल मधुबन, जीवन क्यों व्यर्थ कमा रहा है? छोड़ इस माया को दफ्तर में। तू भी लिखते तो अपना जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है? मूल राम कथा लिख। मैंने घबरा कर कहा, प्रभु मैं मूर्ख हूँ, विद्याहीन हूँ, मुझे भी काम करने, फार्म भरने और कैफियत देने का प्रतिभा नहीं है प्रभु। फिर हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, तेरी प्रतिभा को उदय होगा, मेरा आशीर्वाद है। कभी कभी मेरे पूर्वक ऐसा नहीं करते। तू किने भी कहा था, काव्य विवेक देख नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। इसलिए तू भी उठ, हमें उठ, लिखने बैठ जाए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु कितने ही महान कवियों, संतों और भक्तों ने राम कथा को लिखा है, मैं क्या विशेष नहीं किया। तब हनुमान जी ने मुझे समझाया कि बस हर कवि का अपना विवेक होता है, अपनी दृष्टि होती है, हर कवि अपने युग से प्रभावित होकर राम कथा को न्याय देता है। वाल्मीकि, भवभूति और तुलसी में क्या कोई अंतर नहीं पाता। तू भी अपने विवेक और दृष्टि से काम ले और राम कथा को युगानुग न्याय दे। इतना कहकर हनुमान जी अंदर ध्यान, मैं बदल गया, सुबह दफ्तर गया और त्याग पत्र लिखकर दिया है। चलते वक्त एक दो बंडल भीमों के पास राम कथा लिखने के लिए थैले में डाला है। तो आपने राम कथा लिखी? हाँ बंधु, मेरी राम कथा तो पूरी हो चली है। सेतु बंधुआ प्रसंग आज लिखकर पूरा किया। अच्छा सुनाऊं? आप सुनाइए। अब भला राम कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा? देखो बंधु, बड़ी बात है, मेरी कथा में तुम्हें कुछ नवीनता मिलेगी। अच्छा। और तुम चौंकना मत। क्या कि सपनों में आकर हनुमान जी कह गए कि ग्रंथ पूरा होने पर मैं इसको दस्तखत करके अप्रूव कर दूंगा। हनुमान जी खुद अप्रूव करेंगे? हाँ बंधु, तब किसी को शंका नहीं रहेगी। मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, जिस पुल पर से राम लंका है, वो दूसरा पुल था। अच्छा। उसके पहले एक पुल और बन चुका था, उसी पहले पुल की कथा। अच्छा, तो शुरू करूं? वेरी गुड, सुनाइए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अकुलाए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए, पहुंची और साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु पुल तैयार है। राम ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, क्या कहते हो, पुल बन गया? ऐसा होते तो कभी देखा नहीं गया। अभी अभी तो मैंने उसका शिलान्यास किया, और जिसका शिलान्यास हो वो इतनी जल्दी नहीं बनता, बल्कि बनता ही नहीं। जिन्हें बनना होता है वे बनाए नहीं जाते। जब मैं पहली बार भ्रमण करने गुरु विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम गया था, तब उन्होंने कितने ही स्थानों पर मुझसे भवनों का शिलान्यास करवाया। पर जब मैं भी पिता की आज्ञा से वनवास करने उस मार्ग से निकला, तो देखता हूँ कई शिलाएं वैसी की वैसी हैं, कहीं भी निर्माण आरंभ नहीं हुआ। पर तुमने इतनी जल्दी कैसे बना दिया? मुझे तो आशा ही नहीं थी कि पुल बनकर तैयार होगा और मैं लंका पहुंचने के लिए किसी अन्य मार्ग की खोज में। नल, नील, तुमने अद्भुत क्षमता है। नल ने तुरंत हाथ जोड़ कर प्रभु वो तैयार है, कहीं सीना को पूछ करने का आदेश है। रामचंद्र जी उसके बाद तो भीड़ बुला करता बंधु, पुल बन गया। नल और नील में अद्भुत क्षमता है,
पर उनकी क्षमता को क्या करें यदि तुम धन से सहायता न करो। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं। सुग्रीव ने तुरंत विनीत भाव में कहा, भगवान एक विनय आपको शोभा नहीं देती। आपकी विचार आज भूमि की लड़ाई से मैं तो छोटे से भूभाग तक मांगू। मेरा कोष आपके काम आ रहा है, यह मेरे लिए गौरव की बात है। रामचंद्र जी ने इसकी बात कहा, बंधु अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, कल ही सेना को कूच करने का आदेश। सुग्रीव ने सुनकर चौंक पड़ा, बोला, महाराज जैसी होनी बात करते हैं, सेना कैसे कूच कर सकती है? अभी पुल का उद्घाटन तो हुआ ही नहीं। रामचंद्र जी समझाने लगे, देखो बंधु, एक दिन की भी देर होने से सीता का मतलब कहीं भी हो सकता है। हमें उद्घाटन की प्रथा को पालना एक समय आवश्यक नहीं। सुग्रीव तो जैसे आसमान से गिरते गिरते ही बचा, बोला ऐसा भी कहने होता है कि हमारी दुनिया को उद्घाटन से पुल पर एक कदम भी नहीं बढ़ा। जितने पुल बनकर वर्षों से तैयार है पर उन पर पुल नहीं चलता क्योंकि उनका उद्घाटन नहीं हुआ है। महाराज पुल पार उतारने के लिए नहीं बल्कि उद्घाटन के लिए बनाए जाते हैं। पार उतारने के लिए उनका उपयोग हो जाता है, प्रासंगिक बात है। सुग्रीव को दृढ़ लेकर राम से चुके तो बोले, क्या किया जाए, किससे उद्घाटन कराया जाए? सुग्रीव ने तुरंत कहा, मेरी अनुमति के अनुसार आपके ससुर राजा जनक जी के कर कमलों से पुल का उद्घाटन होना चाहिए। रामचंद्र जी ने हामी कर दी, बोले जल्दी करोगे? तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। सुग्रीव ने तुरंत रिश्वत वालों के साथ समर्थन दिया। राजा जनक से 10 मिनट पिछला से चले और थोड़े दिनों में सागर तट पर आप हो गए। उनकी यात्रा का खर्च सुग्रीव ने दिया और उसने हिसाब लगाया कि जितना जनक के आने में खर्च हुआ है उतने में 2 पुल और बन उद्घाटन के लिए मुहूर्त निश्चित हुआ। राजा जनक ने पूजा की और सोने की कैंची से फीते को काटा। वानरों ने जयनाद किया, राजा जनक की, राजा रामचंद्र की, राजा सुग्रीव की। इसके बाद जनक ने वानरों की सभा में भाषण किया। भाइयों, इस महान पुल के उद्घाटन के अवसर पर बुलाकर रामचंद्र जी ने मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। वे और किसे बुलाते? आखिर में मेरी जबान है कि नहीं है? राष्ट्र के जीवन में पुलों का क्या महत्व है यह किसी से छिपा नहीं है। आज हमें अपने देश का निर्माण करना है और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास बड़ी संख्या में पुल ना हो। पुल ही राष्ट्र की पूंजी है। बिना पुल के कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सका है। संसार का सारा इतिहास आकर देखो, वे राष्ट्र ही प्रगति कर सके हैं जिनके पास काफी संख्या में पुल थे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हमारे देश में पुल ही पुल बने। समस्त देश को पुलों से पार दो। भूमि पर पुल बने, नदियों पर पुल बने, सागरों पर पुल बने, महासागरों पर पुल बने, यही नहीं हवा में पुल बने। जिस तरह हवा में नहर बनते हैं, इस महान पुल निर्माण योजना की श्रृंखला में ये भव्य पुल पहली कड़ी है। मैं एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजा जनक ने आकर पर बैठ गए। बंधु को बैठे ही क्या आते थे? उसका वो जो नया पुल बना था, भरभरा कर गिर पड़ा। अरे नहीं बंधु, ये तो रसोई में कैरेक्टर गिरा है। चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। सुना है उस पुल के संबंध में जो जांच कमीशन बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट केंद्र के 4थे चरण तक भी तैयार है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं सो तह कर उपयान। बोल दिया रामचंद्र। हाँ बंधु, बंधु भगवान, भगवान तुम्हारी लीला अपरंपार है भगवान। जाई
मौसी की भूमिका में, अंशिका सालवार नर्स की भूमिका में, राहुल गुप्ता पार्थ गणेश बाबू अलग अलग भूमिका में थे। विवेचना रंग मंडल के वरिष्ठ और कलाकार और निर्देशक विवेक पांडे, आपने वो अलग अलग भूमिकाओं में देखा होगा, पहले गणेश, फिर डॉक्टर, फिर राम सेवक बाबू, और विवेचना रंग मंडल के सचिव आशुतोष द्विवेदी, इनको भी आपने बहुत सारी भूमिका में देखा। चोपड़ा और उसके बाद बाबू शिवशंकर बाबू स्वामी में भी, पूर्णिमा सिंह एवं अलग अलग पात्रों में वो जो पेड़ बनी हुई थी उसको पड़ोसी भी, चूंकि हमारे पास कलाकारों की कमी थी तो महिला पात्र भी पुरुष पात्र निभा रहे थे। दिव्यांश चौधरी अलग अलग भूमिका में, आखिरी में सक्सेना जी की आपने फूल वाला लड़का, कार्तिक नामदेव बड़ा आदमी और पड़ोसी में थे। आशीष पांडी लखैत की भूमिका में, कविता सिंह चेली की भूमिका में, अलंकृति श्रीवास्तव, इनको आपने सूबेदार और बबुआई की भूमिका में देखा। मनीष तिवारी हमारे वरिष्ठ कलाकार, इनको भी मुख्य भूमिका में आपने देवदूत में देखा होगा, डॉक्टर में अलग अलग, और सुशु में गणेश। जो हमारा आज पूरा लाइट ऑपरेटिंग कर रहे थे दिलीप झाड़े,